पूरे पीरियोडिक टेबल का कोई भी मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाता। कौन कौन से मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं बोलो? ये जो है फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, जिसमें से ये कौन सा एलिमेंट है बोलो? इज इट विजिबल एट द बैक? साइंस टीचर विनीता चोपड़ा, साइंस से स्कैंडियम, टीचर से विनीता से वैनेडियम, क्रोमियम से चोपड़ा से क्रोमियम, मैम से फीको, फी इज आयरन, को इज निकल कॉपर। तो हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, इनमें जो मेटल रहेगा, इनमें ये जो एम दिखा रहे हैं, ये जो एम रहेगा, इट कांट बी एनी मेटल, इट हैज टू बी डी ब्लॉक। और उसका कारण ये है कि इनके अंदर क्या रहते हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, ताकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक पार्टी इलेक्ट्रॉन लेकर आएगी और एक पार्टी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं। अब ये जो पार्टी इलेक्ट्रॉन देने आ रही है मेटल को, अगर मेटल के पास खाली ऑर्बिटल होंगे तभी वो बॉन्ड बनाएगा। अब ये सेंट्रल मेटल एटम जिन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा 1 2 3 4 5 6, इनको लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिगेंड्स। अभी मैं सिर्फ आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि हम जब इस चैप्टर को स्टडी करें और मैं ये टर्म्स यूज करूं तो आप फेमिलियर हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो क्या रहता है, एक ब्रैकेट रहती है, ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब इस ब्रैकेट का क्या मतलब है? मतलब आप कहोगे कि मैम ठीक है, आपने लिखने के लिए तो लिख दिया कि ब्रैकेट में लिखना है, बट व्हाट डज दिस ब्रैकेट मीन? इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि अगर तुम इस कंपाउंड को पानी में डालो तो ये जो मेटल है, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये टूट नहीं जाएगा, ये एज अ वन एंटिटी बिहेव करेगा। क्योंकि कारण देखो ना, पानी में कोई भी चीज तब टूटती है अगर वो आयनिक बॉन्ड हो। वो कैसा सा बॉन्ड हो? आयनिक। एक्चुअल में ये जो बॉन्ड बनेगा लिगेंड्स का मेटल के साथ, ये शेयरिंग से बनेगा। मतलब ये लिगेंड आएंगे, इलेक्ट्रॉन मेटल के खाली ऑर्बिटल्स में डोनेट करके चले जाएंगे। तो शेयरिंग वाले बॉन्ड ऐसे पानी में डालने से टूट नहीं जाते। तो जब ये एक सिंगल एंटिटी बिहेव कर रहे हैं, सिंगल एंटिटी मतलब ये एक है और पानी में भी एक ही रहेंगे, वो दिखाने के लिए हम इसको ब्रैकेट में डालते हैं। मतलब दिखाने के लिए तो हमने ब्रैकेट में डाल दिया, बट आप पूछ भी तो सकते थे मुझे कि मैम व्हाई आर यू पुटिंग दिस मेटल बॉन्डेड विद 6 मॉलिक्यूल्स इन अ ब्रैकेट, अब हम इसको ब्रैकेट में डाल ही क्यों रहे हैं? इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग ये होता है कि जब भी आप कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हो, उसमें मेटल जितने भी मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है, लेट्स से मैं मैंगनीज ले रही हूँ और मैंगनीज चेन अमोनिया से जुड़ा हुआ है, तो वो पानी में अलग अलग नहीं हो जाएंगे कि जैसे तुमने इस कंपाउंड को पानी में डाला। जैसे नॉर्मली हम NaCl डालते हैं तो Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग। हाँ, हाउ एवर अगर इस ब्रैकेट में Mn के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए बाहर 2 Cl बैठे हैं, अब अगर तुम इसको पानी में डालोगे तो हाँ ये 2 Cl अलग हो जाएंगे, लेकिन ये Mn और जो 6 अमोनिया जुड़े हुए थे, ये पानी में भी जुड़े हुए ही रहेंगे। दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो 2 पार्ट्स रहते हैं, वन पार्ट जिसमें मेटल कुछ मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है, दैट बिहेव एज अ सिंगल एंटिटी, वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है, नॉट ओनली आउटसाइड बट इवन इन वाटर। तो हाउ डज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लुक लाइक? बताओ कैसा दिखेगा? एक ब्रैकेट रहेगा, जिस ब्रैकेट को हम क्या टर्म बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन। उसके अंदर हमें क्या दिखेगा? एक मेटल, जिस मेटल को मेटल ना बोल के क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलेंगे? क्योंकि जब मैं आपको उसकी शेप बना के दिखाऊंगी तो मेटल सेंटर में रहता है, वो मेटल कुछ मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा, वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे? लिगेंड। अब दूसरे बैच में कोई पूछ रहा था कि मैम ये जो मॉलिक्यूल होगा, लिगेंड होगा, हैज इट टू बी नेगेटिव? तो वैसे तो देखो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि देखो लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन लाकर मेटल को देना, मेटल के साथ शेयर करना। तो यूजुअली तो लिगेंड को नेगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है। लेकिन न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे कि वाटर, वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लिगेंड, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। अमोनिया, अमोनिया के पास भी लोन पेयर है। यानी कि कोई भी चीज वो लिगेंड बिहेव कर सकती है जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास क्या हो। तो किसी ने मेरे से दूसरे बैच में पूछा था कि मैम हैज द लिगेंड टू बी नेगेटिव आयन?
तो यूजुअली दे आर नेगेटिव आयन। तनवीर, यूजुअली लिगेंड क्या होते हैं? नेगेटिव आयन, बट दे कैन बी न्यूट्रल एंड लेट मी टेल यू समटाइम दे कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। आई विल गिव यू अ लिस्ट जिसमें आपको पता लगेगा कि लिगेंड्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आप कहोगे कि मैम लिगेंड का काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, लिगेंड पॉजिटिव कैसे हो सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लिगेंड होता है हाइड्राजीनियम आयन, जो कि हाइड्राजीन से डिराइव हुआ है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, बट दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पड़े हैं, तो ये भी डोनेट कर सकता है मेटल को। तो पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी दूसरा नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इट कैन ऑल्सो बिहेव एज अ लिगेंड। तो यानी कि लिगेंड कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके सेंट्रल मेटल एटम को। ज्यादातर लिगेंड नेगेटिव आयंस रहेंगे, ज्यादातर लिगेंड क्या रहेंगे? नेगेटिव आयंस, बट न्यूट्रल भी हो सकते हैं अगर उनके पास लोन पेयर है देने के लिए, एंड दे कैन बी पॉजिटिव आयन ऑल्सो, बट उनके पास लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोन पेयर। ओके, तो हमने कुछ कुछ टर्म्स पढ़ी, पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म मैंने आपको क्या पढ़ाई? ब्रैकेट को क्या बोलते हैं गाइस? कोऑर्डिनेशन। आज के बाद इस चैप्टर में मैं जब भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी टर्म यूज करूंगी तो आप समझ जाना मैं ब्रैकेट की बात कर रही हूँ। नाउ नो मोर आई विल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट, आई विल यूज द टर्म कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एंड नमन, विल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी? पढ़ो क्या होती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसके अंदर क्या आता है? सेंट्रल मेटल, और वो किसके साथ लिंक होता है? फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिनको क्या बोलते हैं? लिगेंड। क्या बोलते हैं? दोबारा देखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो कि स्क्वायर ब्रैकेट होती है, उसके अंदर कौन कौन आता है? एक मेटल आता है जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम, जो हमें कुछ फिक्स नंबर, मतलब वो छह मॉलिक्यूल्स के साथ भी जुड़ा हो सकता है, 4 मॉलिक्यूल्स के साथ भी जुड़ा हो सकता है। वो डिपेंड करता है मेटल के ऊपर कि वो कैसा सा मेटल है। वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि कैसे पता लगेगा कि मैम वो 4 से जुड़ेगा कि 6 से जुड़ेगा कि 5 से जुड़ेगा। बट एनीवेज, डिपेंडिंग अपॉन इट, वो कुछ फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है। सेंट्रल एटम कौन होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल एटम होता है, वो ज्यादातर कौन से होते हैं? डी ब्लॉक वाले। जैसे इस ब्रैकेट में देखो, इस ब्रैकेट में आपको सेंट्रल मेटल कौन दिख रहा है? निकल, डी ब्लॉक। नेक्स्ट ब्रैकेट में कोबाल्ट, अगेन इट इज अ डी ब्लॉक। नमन, थर्ड ब्रैकेट में आपको सेंट्रल मेटल एटम कौन दिख रहा है? Fe, आयरन, कौन सा है? डी ब्लॉक। ये भी डी ब्लॉक है, कोबाल्ट भी डी ब्लॉक है, निकल भी क्या है? डी ब्लॉक। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप इस चैप्टर में जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थाउजेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ोगे, हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सेंट्रल मेटल एटम कभी भी एस ब्लॉक का नहीं दिखेगा, इट हैज टू बी डी ब्लॉक। ओके, थर्ड टर्म हमने क्या पढ़ाई? लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ रहे होते हैं। जो मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ रहे होते हैं उनको हम लिगेंड बोलते हैं। जैसे Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव लिगेंड हो सकता है, हाँ, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। वाटर के ऊपर लोन पेयर है, अमोनिया के ऊपर लोन पेयर है। तो 3 टर्म्स क्लियर हो गई, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड। अगली टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चों का गलत हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखो, अमर कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करते हैं। लिसन भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जब वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उसमें मेटल कितने मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नवजोत, अगर मैं तुम्हें ये Fe6 आपको ये कंपाउंड दे रही हूँ और मैं आपसे पूछूं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल एटम कितने मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है? 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। ये तो बहुत ही इजी हुआ ना कैलकुलेट करना। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू विच द सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड। आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत सिंपल है, हमें बस करना ही क्या है? हमें ब्रैकेट के अंदर देखना है और हमें देखते ही पता लग जाएगा कि सेंट्रल मेटल एटम है ना, वो कितने मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है? 6 से जुड़ा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अगर मैं तुम्हें कोई ऐसा सा एग्जांपल दूं और मैं तुमसे पूछूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करो, अब तुम्हें क्या दिखेगा? नमन की ये कितने मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है? 3, तो तुम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 बताओगे, जबकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। नाउ लेट्स सी हाउ। कभी कभार जो दिखता है वो नहीं होता। आई टेल यू हाउ। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यही था कि सेंट्रल मेटल एटम कितने मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें आपको 6 दिख रहे थे तो आपने 6 बोला, तो इसमें 3 क्यों नहीं आंसर आया? तो लेट मी टेल यू, कभी कभार क्या होता है, नमन ध्यान ऊपर, तो इनके साथ बैठोगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तुमने 5 दिन बाद डिसाइड करके
डिसाइड किया था कि मैम इधर लगना है, मुझे समझ आने लगी है, जस्ट बिकॉज यू आर कमिंग इन अनदर बैच एंड यू रियलाइज कि नहीं, फिर तुम इस बैच में आने लगे, फिर तुम पीछे गप्पे मारोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। इधर देखो, सेकंड में एफ किससे जुड़ा हुआ है? नमन यू गेट आउट। सेकंड में एफ किससे जुड़ा हुआ है? नमन सचदेवा तुम बताओ, सेकंड में एफ किससे जुड़ा हुआ है? अब व्हाट इज ईएन? यू डोंट नो ईएन क्या, तुम्हें नहीं पता? दूसरे बैच में बच्चों ने गेस किया था इंग्लिश, इट्स नॉट इंग्लिश। व्हाट इज ईएन? लिसन, अब ध्यान से देखना, ऐसे से बच्चे आते हैं। व्हाट इज ईएन? सुनो, ईएन होता है इथेन डायमीन। अब ध्यान से देखो, ये एक ऐसा लिगेंड है जो शायद तुमने पहली बार ही सुना होगा, बट ये एक ही टाइम पे मेटल के साथ दो बॉन्ड बना लेता है। आई अगेन रिपीट, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो एक ही वक्त दो बॉन्ड बना लेते हैं, जिनमें से एक लिगेंड ईएन है। ईएन का नाम क्या होता है गाइस? इथेन 1,2 डायमीन। अब सोच के देखो, अगर एक ईएन दो बॉन्ड बना रहा है तो दूसरा ईएन भी दो बॉन्ड बनाएगा, तीसरा ईएन भी दो बॉन्ड, तो ईएन, एक ईएन दो बॉन्ड बना रहा है, अगला ईएन दो, अगला ईएन, तो टोटल इससे कितने बॉन्ड बना लिए? 1 2 3 4 5। तो इसमें बेशक 3 जुड़े हुए हैं, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं आएगा। कितना आएगा? क्यों? क्योंकि जब भी, बातें नहीं, जब भी लिगेंड बाइडेंडेट होगा तो आपको जितना वो जुड़ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि वो लिगेंड दो बॉन्ड बना रहा है? तो वो सारी लिस्टें मैं आपको बना के दूंगी कि डाई वाले कौन है, ट्राई वाले कौन है, बट मैं तुम्हें सिर्फ इस वक्त ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभार मेटल कितने लिगेंड से जुड़ रहा है सिर्फ उसको देख के कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकलता। जैसे अब इस केस में भी तुम्हें तो लग रहा था कि ये 3 से जुड़ा है, तो तुम्हारे हिसाब से तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आना चाहिए था? 3। बट जैसे ही तुमने रियलाइज करा कि ये एक ही लिगेंड कितने बॉन्ड बना देता है? 2, तो 3 लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहे होंगे? 3 × 2 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ना आके क्या आया? 6। अब जैसे मैं आपको एक और लिगेंड दिखाती हूँ, एक लिगेंड मैं आपको और दिखाती हूँ। एवरीबॉडी लुक एट द बोर्ड, कर लो बातें, बहुत अच्छे लग रहे हो जो लोग बातें कर रहे हैं, फिर इस चैप्टर के एंड में रोते रोते आना मैम समझ नहीं आया। ये देखो, ये क्या है? इथेन डायमीन। अब अमीन के भी एच को मैंने एसीटेट से रिप्लेस कर दिया, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव। अब ये एक ही लिगेंड है, बट ये देखो, ये सेंट्रल मेटल एटम को अमर ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो पड़े ही होते हैं। तो एक ही लिगेंड के अंदर 1 2 3 4 5 6, इसका नाम है इथेन, बिकॉज 2 कार्बन है। 1,2 डायमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट जिसकी एब्रीविएशन होती है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये एक ऐसा लिगेंड है जो एक ही टाइम पे 6 डोनर एटम रखता है। अब अगर कल को सेंट्रल मेटल एटम के साथ EDTA लगाओ 1, तो आप क्या बोलोगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है? ये तो एक ही टाइम पे कितने बॉन्ड बना रहा है? 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 थोड़ा हुआ, क्या हुआ? 6। लेकिन अभी भी आपको लग रहा होगा कि मैम ये EDTA हमें याद करना पड़ेगा। तुम्हें मैं प्रो कर दूंगी, यू विल बी ड्रॉइंग दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस। अभी पहला दिन है तो तुम्हें अजीब लगेगा कि व्हाट इज दिस EN एंड व्हाट इज दिस इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। सानू की में पता लगेगा कि ये 6 बॉन्ड बना रहा है, या सानू की में पता, दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू। सिर्फ इतनी बात समझो कि कभी कभार लिगेंड एक ही बॉन्ड बनाता है, कभी कभार लिगेंड कितने बॉन्ड बना लेता है? 2, और कभी कभार ऐसे लिगेंड भी होते हैं जो एक ही टाइम पे कितने बॉन्ड बना लेते हैं? 6। सो दैट लिस्ट आई विल मेक यू राइट। आप पहली लिस्ट बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें, और उनमें भी कौन कौन से पेपर में पूछे जाते हैं वो मैं और भी टिक करवा दूंगी कि ये लिगेंड तो तुम भूलना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मतलब ये लिगेंड तो तुम्हें कोई कभी भी पूछ ले याद होना चाहिए। जैसे उनमें से EN एक है, इथेन 1,2 डायमीन, वो इतना फेवरेट है टीचर्स का, नेमिंग में भी आ जाता है, चार्ज निकालना हो तब भी याद आ जाता है, तो फिर विल डू दैट। सो एनीवेज, डिस्कशन कहाँ की कहाँ चली गई? डिस्कशन ये चल रही थी कि सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है वो डिसाइड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर, बट कभी कभार कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही बारी में सही नहीं निकलता, क्योंकि कई बार हमें लगेगा सेंट्रल मेटल एटम ध्रुव कितने ही लिगेंड से जुड़ा हुआ है? 3,
बट असल में वो लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा होगा एक ही टाइम पे? 2। तो 3 × 2 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा? 6। तो उसके लिए हमें डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट दिस चैप्टर नंबर, इस चैप्टर का नंबर क्या है? हाँ, स्टार्टिंग में लिखा हो। ये 10 चैप्टर है ना, लास्ट के 5 छोड़ दो। 6th नहीं, 5th है ना ये। फर्स्ट सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, 4th है ये। चलो एनीवेज, अगली टर्म क्या है गाइस? कोऑर्डिनेशन। तनवीर अगली टर्म पढ़ो, कोऑर्डिनेशन। नमन अगली टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ना। सेंट्रल मेटल अगली टर्म पढ़ो, नैतिक वर्मा। यस मैम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप कहोगे कि मैम ये तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी थी, सेंट्रल मेटल एटम बॉन्डेड टू फिक्स नंबर ऑफ आयंस। अब देखो वो जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, उसके 2 नाम है। कभी कभी हम उनको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल देते हैं और कभी कभी उसको क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसीलिए यूज किया जाता है कि जैसे मेटल बातें नहीं 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है, तो वो 6 लिगेंड से एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जुड़ा होगा। जैसे आपको पता है कि जब 6 लिगेंड होते हैं तो अरेंजमेंट क्या होती है? ऑक्टा। शेप क्या होती है? ऑक्टा। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर्टिकुलरली प्रिसाइजली ये बोलता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो जो लिगेंड से जुड़ा हुआ है, तो वो किसी भी शेप में नहीं जुड़ा होगा, उसकी एक फिक्स अरेंजमेंट होगी। क्या होगी? फिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल जो 6 लिगेंड है तो शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। 5 होंगे तो शेप क्या होगी? 5 होंगे तो शेप क्या होगी? नो, पेंटागन नहीं। वेस्पर थ्योरी याद करो, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग 11 का, कि अगर किसी मेटल ने 5 बॉन्ड बनाने होते हैं तो वो 3 ट्राइंगल में रखता है। ट्राइगोनल, एक ऊपर और एक ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। सो दिस चैप्टर विल नॉट फॉरगेट द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव यूज्ड इन 11। वही शेप्स ही आएंगी। तो जब 5 लिगेंड के साथ जुड़ा होगा तो पेंटागन। Shame on you boys, very very bad. You people are so busy in talking. When it is the first lecture, how will you understand the आगे वाले lectures अगर पहले दिन ही नहीं सुनोगे? तो जब 5 लिगेंड होंगे तो 3 ट्राइंगल में, एक ऊपर और एक नीचे। द शेप इफ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और अगर 4 लिगेंड होंगे फिर? वेरी गुड, या तो टेट्राहेड्रल, क्योंकि तुम्हें पता है कि 4 को वेस्पर थ्योरी पड़ी हुई है केमिकल बॉन्डिंग 11 में कि 2 बॉन्ड में होता है, एक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एक अवे। उस शेप का नाम क्या होता था? टेट्राहेड्रल। बट इसमें कभी कभी स्क्वायर प्लानर भी होती है। अब आप कहोगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि 4 लिगेंड है तो वो स्क्वायर में रहेगा कि टेट्राहेड्रल में? तो इसके लिए चैप्टर में हमने 3 थ्योरीज पढ़नी है। चैप्टर में हमारे सिलेबस में 3 थ्योरी है, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बैंड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, जो हमें यही बता रही है कि बॉन्ड बन कैसे रहा है, शेप आएगी तो कैसे आएगी, बॉन्ड बन ही क्यों रहा है। तो ये जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे कि वाई आर वी स्टडिंग, बन क्यों रहे हैं, कैसे बन रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिगेंड कैसे आ जाएगा, कैसे मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इन सब के आंसर्स आपको उन थ्योरीज में पता लगेंगी। एज फार एज जो बच्चे पूछे कि मैम चैप्टर इज बिग और स्मॉल, वेरी स्मॉल चैप्टर, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही थ्योरी है। पहली थ्योरी तो बहुत ही छोटी सी है, आखिरी थ्योरी मैं बोलती हूँ करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। सिर्फ एक ही थ्योरी है मेन इस चैप्टर की, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, शेप्स निकालेंगे। वो तो हम पहले भी करी थी। वो अलग थी, ये अलग है। थ्योरी तो एक ही होनी चाहिए वैसे यार वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नहीं थी ना, वो नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर था। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पढ़ी पहली बार रहे हैं। अच्छा, ये मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ लिगेंड एक ही टाइम पे एक ही बॉन्ड बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? यूनिडेंटेट। जो मैंने ईएन वाला एग्जांपल दिया था, ईएन,
हाँ, डेंटिसिटी क्या होता है? डेंटिसिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच द लिगेंड कैन मेक विद द सेंट्रल मेटल एटम एट अ टाइम। अब जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था कि जो ईएन है, इथेन 1,2 डाइअमीन, ये एक ही लिगेंड है, बट एक ही टाइम पे ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 डोनर एटम बनाता है। तो 2 डोनर एटम बनाने की वजह से इसकी डेंटिसिटी क्या हो गई? 2। तो ये कैसा लिगेंड निकला? डाइडेंडेट। या कुछ लिगेंड होंगे जो एक ही टाइम पे 3 बॉन्ड बना लेंगे, वो क्या होंगे? जो एक ही टाइम पे 4 बना लेंगे, 6 बना लेंगे। हेक्सा का भी एग्जांपल दिया था, ईडी बनाएंगे क्या? ये बनाएंगे क्या बॉन्ड? देखना, ये इथेन डाइअमीन टेट्रा परम बनाएंगे क्या? खीर पूड़ी नहीं बनाएंगे। सेंट्रल मेटल एटम को वो बॉन्ड बनाने आए हैं। क्या बनाने आए हैं? वो भी बॉन्ड कैसे बनाने आए हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लेकर आए हैं। वो मेटल को कह रहे हैं बस वो खाली जगह, ऑर्बिटल खाली करा, हम इलेक्ट्रॉन लेकर आए हैं। और कितने डोनर एटम है जो इलेक्ट्रॉन लेकर आए हैं? 1 2 3 4 5। तो ये एक ही टाइम पे सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड बना रहे हैं? तो ये कैसा लिगेंड हुआ? हेक्साडेंडेट। कैसा हुआ? तो आई थिंक आपको थोड़े थोड़े बेसिक्स क्लियर हो गए हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा सा दिखता है। कुछ तो ब्रैकेट होती है जिसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, उसके अंदर एक मेटल एटम रहता है जो कैसा रहता है? एस ब्लॉक के डी ब्लॉक? वो कुछ मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है जिनको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। अभी आपको लिगेंड पता नहीं है, मैं आपको प्रॉपर लिस्ट लिखवाऊंगी। 5 भी बन जाने हैं। हाँ, पेंटा कम होते हैं, ज्यादा टेट्रा और हेक्सा। अच्छा, अब इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम थ्योरीज में यूज करें, इनका नाम भी तो लिखना आना चाहिए। हम ये थोड़ा बोलते रहेंगे ब्रैकेट में Fe 6 अमोनिया बाहर 3 Cl। हाउ वी हैव टू नेम इट? नेमिंग के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए। जैसे मान लो Fe 6 अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है, तुम तो NH3 को अमोनिया पढ़ते हो, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अमोनिया को क्या लिखना है? और अमाइन में भी डबल एम है ना, तो डबल एम ही लिखना है, आप सिंगल एम नहीं लिख सकते, क्योंकि एक अमाइन होता है ऑर्गेनिक वाला अमाइन, वो सिंगल एम वाला अमाइन होता है फंक्शनल ग्रुप। इधर तो अमोनिया का नाम ही बदल के क्या हो चुका है, और उसमें कितने एम आ रहे हैं? जैसे वाटर है, वाटर का नाम ही होके क्या हो चुका है? एक्वा। हेलोजन का हेलो, OH नेगेटिव को क्या बोलना है? हाइड्रोक्सो। Cn नेगेटिव लिगेंड होगा साइनो। CO3 2 नेगेटिव होगा कार्बनेटो। SO। अच्छा, एक ना रूल होता है, शेम ऑन यू बॉयज, शेम ऑन यू। कौन? मेरी बात सुन लो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, एक मुहावरा सुना है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वही कर रहे हो तुम लोग, है ना? या बैल मुझे मार, वही काम है। मोबाइल छोड़ दो गाइस, इट्स नॉट गुड। एक बात नोट करना, जितने भी लिगेंड्स होंगे ना, परम जिनके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा होगा? नेगेटिव, उनके नाम के पीछे O आएगा। न्यूट्रल लिगेंड्स हैव स्पेशल नेम। न्यूट्रल लिगेंड्स का क्या रहेगा? जैसे अमोनिया न्यूट्रल है, तो उसका तो नाम ही बदल के क्या रख दिया उन्होंने? वाटर न्यूट्रल है, तो वाटर का नाम ही बदल के क्या रख दिया? उसके बाद डोंट टॉक एट द बैक, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी डू नॉट टॉक। पिन ऑफ साइलेंस द क्लास, एवरीबडी। नैतिक प्लीज। आई एम सेइंग दैट बिफोर वी स्टार्ट द नेमिंग प्रॉपरली, अगर आपको लिगेंड्स के नाम ही नहीं पता होंगे तो मैं जब आपको रूल्स बताऊंगी आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही होगा कि अमोनिया को बोलना क्या है। तो मैं आपको कुछ लिगेंड्स बता रही हूँ कि लिगेंड्स के नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे, बट याद करने से पहले मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ कि जो लिगेंड तो न्यूट्रल रहते हैं उनका तो स्पेशल नाम होता है। जैसे NH3 अमोनिया, इसका नाम हम अमोनिया ना बोल के अमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमाइन, वो भी डबल एम वाला। अगर आप सिंगल एम लिखोगे तो आई विल मेक इट अ क्रॉस। और अगर वाटर लिगेंड है तो क्या लिखना है? एक्वा। लेकिन जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं ना, देयर नेम एंड विद O, उनके नाम के पीछे O लगाया जाए। जैसे F नेगेटिव इज अ फ्लोराइड, बट आप उसको बोलोगे फ्लोरो। Cl नेगेटिव होगा तो क्या बोलोगे? क्लोरो। Br नेगेटिव होगा तो क्या बोलोगे? ब्रोमो।
आई नेगेटिव होगा तो क्या बोलोगे? आयोडो, बिकॉज दिस इज अ रूल दैट ऑल द नेगेटिव लिगेंड्स हैव टू एंड विद ओ, अदरवाइज वो नेम गलत हो जाएगा। जैसे OH नेगेटिव है तो इसका नाम क्या बोलोगे? हाइड्रोक्सो। CN नेगेटिव है, साइनाइड नहीं बोलोगे, साइनो या साइनाइडो, साइनो भी बोल सकते हो, साइनाइडो भी, ओ आना चाहिए। अगर किसी ने CN नेगेटिव को साइनाइड लिख दिया, गलत। CO3 नेगेटिव, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। CO2 नेगेटिव will be known as सल्फोनेटो। याद करो, अमोनिया इज नोन एज, बोलो सारे, मैं पर पानी, अमोनिया इज नोन एज, वाटर इज नोन एज क्लोरोब्रोमो आयोडो, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, साइनाइड या साइनो, और कई कई बार बुक्स में क्या लिखा होगा? साइनाइडो। बोथ आर करेक्ट बिकॉज़ बोथ आर एंडिंग विद O। CO3 नेगेटिव, कार्बोनेटो। एंड ऑल्सो चार्जेस भी ध्यान में रखो, क्योंकि आपको ना जब आप नेमिंग लिखोगे आपको मेटल के ऊपर चार्ज निकालना पड़ेगा। मेटल के ऊपर चार्ज क्या आएगा उसके लिए आपको पता होगा कि लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है। तो अब कार्बोनेटो है CO3, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि CO3 के ऊपर कितना चार्ज रहता है? 2 नेगेटिव। CN के ऊपर कितना चार्ज रहता है? 1 नेगेटिव। OH के ऊपर कितना चार्ज रहता है? 1 नेगेटिव। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव के ऊपर 1 नेगेटिव। और ये तो न्यूट्रल है तो इसका चार्ज 0, और यहाँ लिखा हुआ है 0 0 -1 -2 सल्फोनेट। ओके, वो क्या लिख रहा है लास्ट वाले कॉलम में? सल्फेट। ओके, अब टाइम हो गया क्या? बहुत टाइम पड़ा है अभी। तो फिर ऐसी क्यों हरकतें कर लो कि जैसे हाँ भी बैग बंद करके जाना, बोलो ब्रैकेट के बाहर। हाँ सुनो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है ट्विंकल ने। वो कह रही है कि मान लो मैम ब्रैकेट के बाहर Cl है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी कुछ आयंस रहते हैं, बातें नहीं, इनको आपने O से एंड नहीं करना, इसको आप क्लोराइड ही बोलोगे। सिर्फ क्लोराइड का नाम क्लोरो या क्लोराइडो तब बनेगा व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ लिगेंड। ये जो रूल है कि Cl नेगेटिव विल नॉट नोन एज क्लोराइड बट क्लोरो, वो सिर्फ तब के लिए अगर वो लिगेंड एक्ट कर रहा है। अगर Cl बाहर पड़ा है फिर तो हम उसको, जैसे नॉर्मल NaCl होता है उसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड। तो इसको तो हमने नॉर्मल काउंटर आयन ट्रीट करना है। जो ब्रैकेट के बाहर आयंस पड़े होते हैं उनको काउंटर आयंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और उनके नाम की कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है। मतलब अगर ब्रैकेट के बाहर Cl है तो आप उसको क्लोराइड ही ट्रीट करोगे, फिर आप उसको क्लोरो या क्लोराइडो नहीं बोलोगे। वो जो रूल है कि Cl नेगेटिव विल नोन एज क्लोरो, इट इज ओनली व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ लिगेंड, इट इज ओनली व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ। एंड नाउ बिफोर आई टेल यू हाउ टू राइट द नेम, सबसे पहले आपको मैं एक चीज सिखा रही हूँ जो सारे सीख लो। जब भी आपने नेमिंग शुरू करनी है सबसे पहले आपने क्या करना है? एवरीबॉडी लुक, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है? इसका रीजन है, इसका रीजन ये होता है कि जब आप नेमिंग लिखते हो, आपने Fe का नाम लिख दिया आयरन, आप आयरन के ब्रैकेट में उसका चार्ज मेंशन करते हो, क्योंकि उसी के चार्ज से पता लगता है कि बाहर 3 Cl आने वाले हैं कि 2 Cl आने वाले हैं। मतलब जब आप इसका नाम लिखोगे तो बाहर 3 Cl है तब भी क्लोराइड ही लिखोगे। जैसे अब मान लो NaCl का नाम क्या लिखते हो? सोडियम क्लोराइड। MgCl2 का नाम है तो मैग्नीशियम क्लोराइड ही लिखते हो, डाइक्लोराइड थोड़ा लिखते हो। AlCl3 हो तो उसका नाम भी एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखते हो। तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज दिस कि अगर मान लो तुम इसका नाम लिख रहे हो और बाहर 3 Cl के लिए तुमने क्लोराइड लिख दिया, तो सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि 1 क्लोराइड है, 2 क्लोराइड है कि 3 क्लोराइड है? क्योंकि अगर 1 हो तब भी क्लोराइड लिखा जाता है, 2 हो तब भी क्लोराइड लिखा जाता है। तो असल में क्लोराइड से पहले जब आयरन का नाम आएगा तो हम उसका एक चार्ज मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे? जैसे मान लो उसका चार्ज 2 है तो पता लग जाएगा कि +2 है तो इसका मतलब 2 रहे होंगे। क्या रहे होंगे? अगर मैं यहाँ पे चार्ज 3 लिखूंगी तो पता लग जाएगा कि बाहर कितने Cl रहे होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन नेमिंग it is very important that we mention the charge of the metal, we mention the charge of the metal which is known as oxidation state, जिसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। हम क्यों लिखना चाहते हैं चार्ज? हम सिंपल Fe का नाम आयरन लिख दें, हम आयरन के ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन क्यों करना चाहते हैं? उसका कारण बता रही हूँ।
अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मेंशन करोगे, आप कहोगे कि मैम हम तो नहीं करते, हम तो नेमिंग लिख रहे हैं, हमने लिख तो दिया आयरन, वो नेम इनकम्प्लीट होगा। वो इनकम्प्लीट क्यों होगा? तुमने तो आयरन लिख दिया, अब आयरन के बाहर तुमने बाहर लगा दिया क्लोराइड। अब तुम मेरे पास नाम लेकर आए, तुम्हारा नाम पढ़ के मुझे जजमेंट कैसे होगी कि तुमने आयरन के बाद क्लोराइड लगाया है? इज इट 1 क्लोराइड, इज इट 2 क्लोराइड और इज इट 3 क्लोराइड? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2 क्लोराइड है तो डाई क्लोराइड यूज होगा, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, यूज तो क्लोराइड ही होता है। बट जिस बच्चे ने आयरन के बाद ब्रैकेट में 2 लिखा होगा तो मुझे पता लग जाएगा ना कि आयरन के ऊपर कितना चार्ज रहा है, 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर Cl कितने रहे होंगे, 2। जो बच्चा मेरे पास आयरन का चार्ज निकाल के आएगा 3, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसके आयरन के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, 3। तो मतलब बाहर Cl कितने रहे होंगे, 3। तो मैं सिर्फ आपको यही नहीं बोल रही कि नेम में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कंपलसरी, आपको लॉजिक भी बता रही हूँ। मैं आपको लॉजिक भी बता रही हूँ कि नेमिंग लिखते वक्त जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम आएगा आयरन, अगर आप उसके साथ ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन नहीं करोगे तो वो आपका नाम इनकम्प्लीट है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। देन वेट, सुन लो क्योंकि अगले क्वेश्चन को खुद करो। तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें नहीं पता, नंबर इसको मान लो x। क्या मान लो? जब भी तुमने नेमिंग करनी है पहले तुम्हें x निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? सुन लो, जिस मेटल का तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो उसको x मान लोगे। नमन ये कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है? 6, तो आप लगा दोगे 6। ब्रैकेट में आप इस लिगेंड का चार्ज मेंशन करोगे, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि यहाँ से याद कर लो जो मैं लिस्ट दिखा रही थी कि Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव। ऐसे तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको खुद ही पता लगेगा कि अच्छा Cl इज नॉट न्यूट्रल, इसके ऊपर तो कितना चार्ज होता है, -1। तो यश Cl के ऊपर कितना चार्ज है, इक्वल टू ओवरऑल चार्ज। अब ओवरऑल चार्ज 0 नहीं है, बाहर कितने Cl है, एक Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो 3 Cl के ऊपर कितना चार्ज होगा, -3। इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर कितना रहा होगा, +3। तो यहाँ से x का चार्ज कितना आ गया, नहीं गलत आ रहा है क्योंकि मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है। x की वैल्यू या तो 1 आएगी या 2 आएगी, या ये मैंने कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया तो इसमें चार्ज +9 आ गया, वो बनेगा नहीं। तो लेट अस प्रैक्टिस, फिर पता लगेगा। अब मुझे निकाल के दिखाना, पहले वाले का निकाल के दिखाओ। किसका निकाल के दिखाएगा कोई? CO का। कोबाल्ट का कितना मान लिया, x। फिर कौन जुड़ा हुआ है, Cl के ऊपर कितना होता है, वेरी गुड। Cl के ऊपर देखो यहाँ पे दिखाया था, Cl के ऊपर कितना होता है, ओके। Cl के ऊपर इज -1, ओके। व्हाट अबाउट वाटर? वेरी गुड, वाटर इज न्यूट्रल, वाटर इज न्यूट्रल। इसका कितना आ गया, 0। En मैंने तुम्हें वैसे भी बताया नहीं है, अगर तुम ध्यान से En का स्ट्रक्चर देखो, इन 1,2 डायमीन कहीं भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो अपने नोन पे डोनेट कर रहा है, तो En का चार्ज 0 होता है। इट्स अ बाइडेटेड लिगेंड, एक ही टाइम पे कितने डोनर एटम रखता है, 2। बट क्या तुम्हें इसके स्ट्रक्चर में कहीं नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है? नो मैम। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि लोन पेयर है? लोन पेयर। नीचे वाले नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो अगर इसके ऊपर चार्ज ही है तो मुझे ये तो चलो तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, जब बहुत सारी क्लासेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हो भी जाती हैं तब भी बच्चों को लगता है कि En इज अ नेगेटिव चार्ज लिगेंड, जबकि जब मैं आपको लिस्ट भी बनवाऊंगी तो मैं इसको न्यूट्रल लिगेंड के साथ ही लिखवाऊंगी। और लॉजिकली भी सोचो, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर ही बनाना आ गया, इथेन 1,2 डायमीन, क्या तुम्हें स्ट्रक्चर में कहीं नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है? नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज ही नहीं है, वो तो लोन। तो याद रख लो, आज तो तुम्हारी फर्स्ट क्लास थी तो आई कांट से एनीथिंग। En के ऊपर भी चार्ज कितना है, और 2 ही है ना, तो दोनों का ही 0। ओवरऑल चार्ज कितना दे रखा है, एवरीबॉडी लुक एट द क्वेश्चन। ये आ गया, मुझे पता है। व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज, 2+2। चलो सॉल्व करो, x -1 ये तो 0 हो गया, +2, तो x का चार्ज कितना आ गया, +3। तो जब मैं नाम लिखूंगी तो कोबाल्ट जब नाम आएगा तो मुझे पैरेंथेसिस में 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि मैंने इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता दी है कि अगर आप चार्ज ही नहीं मेंशन करोगे तो एज अ टीचर या जो भी सामने वाला बंदा होगा उसको पता ही नहीं लगेगा कि ब्रैकेट के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है या बाहर कितने आयन्स लगाने हैं। ऑल्सो ये चार्ज कितना आया 3। इसको लिखना भी कैसे है, ऐसे नहीं लिखना, रोमन में लिखना है। सुनो, किसमें लिखना है? अब रोमन में कैसे लिखोगे? गलत, ऐसे भी नहीं लिखना है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IPSC रूल्स 3 भी कैसे लिखना है? 1 I am telling you, teachers are so strict in this matter कि अगर आप 3 ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 2 लिखना है तो 2 अलग अलग लाइंस लगानी है। You can't write it like this. 4 कैसे लिखेंगे? मैं तो 4 आएगा ही नहीं, और x की वैल्यू अलग अलग लिखने हैं, मतलब क्लब नहीं करते। चलो आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। अच्छा, मैं कोई नोट्स करने लिए नहीं भेज रही, आप अपने एलओ एल्केन और एलओ रीन के नोट्स ही कंप्लीट कर लो। कॉपीज कब चेक होंगी? सैटरडे। सैटरडे क्या है? मॉर्निंग केमिकल यस मैम, 32 हो गए। कई बार